नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, ये आदाद व शुमार बता रहे हैं। जब कोरोना के मामले कुछ कम हुए थे तब भी हमने आपको बताया था और आगाह किया था। हमारे पैनलिस्ट्स ने, माहिरीन ने यह कहा था कि ये दरअसल बहुत इसमें संभल कर रहना है। अगर एक दिन का मामला गुज़िश्ता दिन के मुकाबले कुछ कम है तो इससे बहुत ज़्यादा हमें लापरवाह नहीं होना है, बल्कि और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और फिर बिल्कुल वैसा ही मामला सामने आया है। 8 महीनों का रिकॉर्ड टूटा है। जी हां, पिछले 8 महीनों में एक दिन में दर्ज मामले 3 लाख के पार नहीं हुए थे। जो आज सुबह ये जो आदाद शुमार आए हैं वो है 3,17,000 के पार। इससे ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। और सिर्फ यही नहीं कि 24 घंटों में 3,17,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, बल्कि 24 घंटों में कोरोना ने 491 लोगों को इस दुनिया से रुखसत भी कर दिया, हमसे दूर कर दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हम अब भी लापरवाही बरत रहे हैं, और अगर नहीं बरत रहे हैं तो फिर क्या हमें तब भी डरने की जरूरत है? ऐसे कई सवाल हैं और लोग ये भी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो कोरोना का वेरिएंट है वो थोड़ा माइल्ड है, वो आपको अस्पताल तक नहीं पहुंचाता है। लेकिन ये जो आदाद शुमार है वो आपको हम बता रहे हैं कि दुनिया से रुखसत भी कर रहा है। ये 491 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यों ये इतना रंग बदल रहा है, क्यों ये इतना दगा दे रहा है? और ये एहसास दिलाकर कि कोरोना कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर ये जान तक ले लेता है। तीसरी लहर है, दूसरी लहर की तबाही आप सबको याद होगी। दूसरी लहर में किस तरह से अस्पतालों की जो पोल है वो खुल गई थी, शोबे सेहत का बुरा हाल वो सामने आया था, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। गंगा की लहरों पर दूसरी लहर में जाने कितनी लाशें बह गई। लेकिन क्या एक बार फिर हम ऐसे हालात को दावत दे सकते हैं? कतई नहीं। हमें क्या करना चाहिए और कितना खतरनाक ये मामला और होता जा रहा है? हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के दूसरे कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं? पूरी दुनिया में 55 लाख से जायद अब तक कोरोना से लोगों की जानें जा चुकी हैं। बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे इसी पर खास बातचीत माहिरीन के साथ। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, पेडियाट्रिशियन हैं और नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ है डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन, और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर सुफियान निज़ामी साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज मैंने अपने इस प्रोग्राम का उन्वान दिया है दगाबाज कोरोना से बचकर रहना। क्या मैं सही हूं? नहीं, बिल्कुल आप सही हैं। दगाबाज तो बहरहाल है ही है, क्योंकि जिस तरह से इसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और इंसान को इस बात पे मतलब मजबूर कर दिया है कि एक ऐसा माइक्रोब जो कि नजर आंखों से नहीं आता है, उसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। तो डेफिनेटली दगाबाज है। और दगाबाज इस सेंस में है कि बार बार ये अपने वेरिएंट्स चेंज कर रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि एक वायरस का एक नेचुरल कोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो ये दगाबाजी तो डेफिनेटली कर रहा है। बट इस बार की दगाबाजी अच्छी बात, अभी तक तो मैं ये कहूंगा कि भाई हम लोगों को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा रही है। बट जाहिर सी बात है, हमें इसमें लापरवाह नहीं होना है और हमें अलर्ट रहना है। तो दगाबाज तो डेफिनेटली है। आपका टाइटल से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, एक और राय ले लेते हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब की भी, फिर सुफियान निज़ामी साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, ये कोरोना दगा दे रहा है और आप अगर सड़कों पर निकल जाएं, लोगों से बात करें तो लोग यही कहते हैं कि कहीं तो हो रहा होगा लेकिन हम तो ठीक हैं। तो हम तो ठीक हैं का ये मतलब क्या है कि हम कोरोना के खतरे के दायरे से बाहर हैं?
और अगर हम तक कोरोना नहीं पहुंचा है तो किस तरह से पहुंच सकता है इस तीसरी लहर में, और क्यों ऐसा हुआ है कि ये 8 महीनों का रिकॉर्ड टूटा है और 8 महीनों में इस नए साल में पहली बार 3 लाख के पार मामले जा चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम न्यूज़ 18 के देखने वालों को और ज़ायरीन को मेरा बहुत बहुत आदाब। और ये दगाबाजी की बात तो सही कर रहे हैं आप, और दगाबाजी का मतलब ये है कि अनजाने में हमारे ऊपर हमला करता है, ये दिखाई नहीं देता है। और इसका हमला कितना शदीद होगा इसकी भी हमको नॉलेज नहीं होती है, और ये किसको कब हो जाएगा इसकी भी हमें नॉलेज नहीं होती। तो ऐसा दुश्मन जिसकी शक्ल सूरत दिखाई न दे, जो कब हमारे ऊपर हमला कर दे, कितना बड़ा हमला कर दे और कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर घुस जाए और बाद तक होने वाले असरात वाली बीमारी पैदा करे, जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है लोगों की, और साथ में और उनकी लापरवाही एक तरह से जायज भी है क्योंकि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोग और हम लोग बार बार याद दिला रहे थे और अभी भी याद दिला रहे हैं और याद दिलाते रहेंगे। और आज एंटोनी फाउची साहब का एक बहुत अहम बयान आया, उन्होंने कहा है पहला फेज जो बीमारी का होता है बहुत खतरनाक होता है और ये अभी हमारे बीच में रहने वाला है, 5 फेजेस में होगा और हमको इसके साथ रहना पड़ेगा। आज फिर से उन्होंने ये बयान दिया है, हालांकि वो कहते रहे ये बात, तमाम लोग भी कहते रहे, हम लोग भी कहते रहे, लेकिन उनका इस बात की तरफ इशारा है कि लंबे वक्त तक ये वायरस सोसाइटी में, समाज में, हमारे बीच में रहेगा और इससे लड़ना सीखना हमको पड़ेगा, नहीं तो हम इससे दगा खा जाएंगे, ये हमारे ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। और वही हो रहा है और डेथ्स भी हो रही हैं, और लोगों को जितने डेटा आप दिखा रहे हैं इससे ज्यादा तादाद में लोगों को हो रहा है। ये इससे बहुत ही एक बहुत ही सीरियस बात है। और सबसे अहम बात यह है कि टीका भी अब अवेलेबल है, मास्क भी अवेलेबल है और हमारे पास दोनों इससे लड़ने के हथियार मौजूद हैं, फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमी है। इसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी, मैं एक सवाल आपसे और ये करना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार जब पहली लहर से हम गुजरे, फिर दूसरी लहर से हम गुजरे और इन 2 लहरों में पता नहीं कितने लोग दुनिया से भी गुजर गए, लेकिन जिस तरह से हम गुजरते चले जा रहे हैं, अब ये तीसरी लहर है। सवाल इस बात को लेकर है कि इस तीसरी लहर का बचाव क्या है, सेफ्टी मैकेनिज्म क्या है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और क्या किया जा सकता है, कैसे बचें, कैसे पहचाने कि कहीं हम इस खतरे के करीब तो नहीं हो रहे। गले में खराश हो, गले में चिपकापन हो, चिपकना जिसको कहते हैं, स्टिकीनेस, या आपके बदन में टूटन हो, गैर मामूली थकान हो, जिसको हम कहते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट वीकनेस, जी, आपको सरदर्द बहुत तेज हो, आपको ना हो, मरीज को हो, तो इन सब अलामात के रहते फौरन डॉक्टर से ताल्लुक करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। अगर सर में दर्द है, अगर बहुत ज्यादा थकान है, साथ में बुखार आ गया है, गले में चिपकापन है और दस्त हो गए बुखार के साथ, तो ये बहुत बड़ी इसकी अलामत है और ये ओमिक्रॉन हो सकता है। और कोविड अभी हमारे बीच से गया नहीं है, इसलिए टेस्ट कराने में जल्दी करें, पहले 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन टेस्ट करा लें तो आपका टेस्ट बहुत मोतबर होगा और फौरन डॉक्टर की सलाह और मशवरे में आ जाएं। आपने कहा हम मास्क भी जो है लगाएं, वो भी जरूरी है और इसकी पहचान जरूरी है, फिर इससे मुकाबला करना, दवाएं कम खाना, आराम ज्यादा करना, जो डॉक्टर दवाएं दे सिर्फ वो खाना, जो इधर उधर से हम नेट पे पढ़ रहे हैं वो ना खाना, और डॉक्टर की सलाह बराबर लेते रहना, इसमें सबसे बड़ा नुस्खा है। और इससे ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों ने टीके नहीं लगवाए हैं वो आईसीयू में जा रहे हैं और उनकी डेथ भी हो रही है। तो इसलिए टीके के बारे में हम लोग बहुत वकालत कर रहे हैं इस वक्त, तो खुदा करे कि हमारी वकालत सही साबित हो आगे चल के, तो ये टीका लगवाना इस वक्त बहुत जरूरी है और बूस्टर भी लगवाना बहुत जरूरी है। जी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा इस वक्त, बहुत ही ये हैरान करने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर है बलिया की। इसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि देखिए बलिया में किस तरह से कोरोना के टीके न लगाने के लिए उसके डर से, यानी टीका नहीं लगाना है, टीका लगाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, उस डर से कोई जो है वो किस तरह से अपने घरों से दूर भाग रहा है और कोई दरख्त पर चढ़ रहा है, कोई अपने उस इलाके से भागने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है।
कोरोना का टीका लगाने के लिए जो टीम वहां पहुंची है उससे लोग बच रहे हैं, ऐसा खौफ है लोगों में। ये कुछ मिसकम्युनिकेशन है, कुछ गलत बातें हैं। कोई देखिए तस्वीर में आप साफ तौर से दिखेगा, ये आपको कोई जो है वो पेड़ पर चढ़ गया है कि हम पकड़े ना जाए और हमको टीका ना लगा दिया जाए। हालांकि ये बात भी साफ है, सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने यह बात कही है कि कोरोना का टीका लगाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ हर हाल में लगा नहीं है, लेकिन अगर वो लगे तो बेहतर है। ये मैंने सिर्फ एक पहलू है इस खबर का वो भी दे दिया, लेकिन ये तस्वीर देखिए बड़ी हैरान करने वाली है। अब मैं आता हूं अपने हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं सुफियान निजामी साहब। निजामी साहब, एक तरफ ये हालात, एक तरफ आदादोशुमार, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई लोगों में इसको लेकर कुछ गलत फहमियां भी हैं? क्या आपने भी महसूस किया है? नहीं, देखिए, जाहिर है कि पूरी वजाहत और पूरी तफसील के साथ जो हमारे माहिरीन हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। और सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस वक्त में लोग न जाने किन किन मुद्दों पर बहस और मुबाहिसा करते हैं, डिबेट्स करते हैं, उस दौर में आपने एक हसास मौजू को चुना ताकि लोगों के जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उनको कोरोना से मुताल्लिक जी दिए जा सकें। देखिए, हमारा मानना यह है कि अवाम में जिहालत की बुनियाद पर, गलतफहमी की बुनियाद पर बहुत सी गलत बातें उनके जहनों में हैं। जिस तरीके से पोलियो के सिलसिले में एक गलत तस्वुर था तमाम तर कम्युनिटी के दरमियान, और लेकिन अल्लाह के फजल करम से धीरे धीरे उलमा के जरिए से, जिम्मेदारों के जरिए से उस पर बहस करके उसको अवाम में उसके बारे में बेदारी मुहिम चलाकर एक तरीके से उनको बेदार किया गया और अल्लाह के फजल करम से हमने पोलियो से जंग जीती। जी। इस सिलसिले में इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि वो अवामुन नास, मैं समझता हूं कि काफी हद तक इस सिलसिले में सेंसिटिव है। वो मेजर जो प्रिकॉशंस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ के सेक्टर्स के हजरात की तरफ से दिए जा रहे हैं जी, उनको पूरी तौर पर अपना भी रहे हैं, उस पर अमल भी कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा खला ये है कि जो हमारा, हालांकि वो मौजू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक जिम्मेदार होने की हैसियत से जो हम समाज में देखते हैं, सबसे बड़ा खला ये है कि जो हमारी सियासतदां हैं, इस सिलसिले में अगर उनकी तरफ से जो रैलियां हैं, जो जिस तरीके से आपने देखा कि बंगाल के चुनाव के वक्त में जो सेकेंड वेव थी उसमें जिस तरीके से लापरवाही की गई, बड़े पैमाने पर कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी को हमने झेला, तो अगर इस बड़े पैमाने पर जहां से लोगों को मैसेज जाता है, अगर इस तरीके से थोड़ी बहुत ही तवज्जो दे दी जाए और जो प्रिकॉशन बताए हमारे डॉक्टर ने कि मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशन के सिलसिले में यकीनी तौर पर एक गलत फहमी है। बाराबंकी की आपने मिसाल दी, गोंडा की मिसाल दी, बहराइच की मिसाल दी। बाराबंकी के अंदर तो लोग नदियों में कूद गए सिर्फ इस डर से कि यहाँ भी कुछ ऐसे मंजर था। बल्कि आप जरा रुक जाए, देखिए मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो है ये झालावाड़ की है, वैक्सीनेशन। और इस दौरान यहां क्या हुआ है कि झालावाड़ में मेडिकल टीम जब पहुंची, ये देखिए उनके हाथ पे वैक्सीन का डब्बा आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, तो उस पर लोगों ने हमला कर दिया। वो टीम जो वैक्सीन लेकर झालावाड़ में पहुंची थी, राजस्थान के झालावाड़ में, कि वैक्सीनेशन करना है, तो लोगों ने उस टीम पर हमला कर दिया और पत्थरों से भी हमला किया, ने पत्थर भी चलाए ताकि वो टीम वहां से रफा दफा हो जाए। पुलिस ने बहरहाल लोगों को समझा बुझा के जैसे मामला शांत कराया। तो ऐसा नहीं कि ये कई जगहों पर ऐसे मामले आ रहे हैं। झालावाड़ की तस्वीर जो भी इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान की, इससे पहले हमने आपको बलिया की तस्वीर दिखाई कि कोई मेडिकल टीम से बचने के लिए हमें कोई पकड़कर टीका ना लगा दे, वो शख्स जो है पेड़ पर चढ़ गया और कोई कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह से नाव पर सवार होकर अपने इलाके से निकल जाएं। तो इन हालात में मैं डॉक्टर मिर्जा वकार साहब आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई खास कम्युनिटी है जिसके लोग इससे बच रहे हैं, लेकिन आखिर ये लोग जो बचना चाहते हैं टीकाकारी से, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर हम लोग सिर्फ इसको तालीम से या एजुकेटेड समाज से जोड़ें तो हम ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में एक ऐसी लॉबी है जो एंटी वैक्सीन लॉबी कहलाती है। चाहे आप अमेरिका में देख लीजिए, आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए, हर जगह एक ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जो कि इसके खिलाफ हैं और वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में फिर भी ये नंबर बहुत कम है और ये लिमिटेड टू फ्यू आइसोलेटेड कम्युनिटीज हैं और इसमें किसी खास रिलीजन या मजहब का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
बट ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आप 1:1 कम्युनिकेशन करें, उससे बात करें और उसको कन्विंस करें। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि कई लोगों ने, जो सोशल वर्कर्स, देखिए यहाँ पर मैं समझता हूं कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पहले आप उन लोगों को प्राइम करें, वहां पर सोशल वर्कर जाके उस फील्ड में थोड़ा काम करें, लोगों को कन्विंस करें। उसके बाद जब टीम जाएगी तो मैं समझता हूं कि एक्सेप्टेंस रेट लोगों का बढ़ेगा। होता यह है कि जब ये गाड़ी पहुंचती है और एकदम से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और किसी एक शख्स ने भी कहा कि भाई भागो, ये सब आ गया लगाने सुई, और हर आदमी फिर बगैर सोचे समझे भागना शुरू कर देता है। तो आई थिंक इसको एक बेहतर तरीके से अंजाम देना चाहिए। उन कम्युनिटीज को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई कहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पर वैक्सीन के लोग खिलाफत कर रहे हैं। तो उन इलाकों में पहले अपने सोशल वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको जाएं, उनको पहले प्राइम किया जाए और उसके बाद जब टीम जाएगी तो मैं समझता हूं कि एक्सेप्टेंस रेट इससे थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो ये नौबत जो नदी में कूद रहे हैं या पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं, आई थिंक ये नौबत शायद ना आए। लेकिन एक और सवाल यहां पर है कि अब मैं कुछ नाम लेता हूं, जैसे नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, ऐसे कई नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। ये तमाम लोग जाहिर है कि दूसरी लहर के दौरान या जो अब तक 2 डोजेस आ चुके हैं वो डोजेस इन्होंने लिए थे। कई ऐसे लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने 2 डोज कंप्लीट कर लिया था, फिर भी ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या ये एक वजह नहीं है लोगों के दरमियान ये पैगाम जाने का कि 2 डोज ले लिया था तब भी फिर जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए? क्या ये एक वजह है इससे बचने की, या फिर ये बताया जा सकता है कि चूंकि आप डोज ले चुके थे इसलिए आप बचे रह गए? जी, क्या वजह है इस पर? देखिए, ये बात तो खैर बिल्कुल जाहिर बात है। एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स हम लोग के भी जहन में ये सवाल जरूर आता है कि अब आप देखिए, अगर हम इस थर्ड वेव को देखें, ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर आप देखें तो कैसे फैला है। ये फैला, जैसे कहा कि इसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई और वहां से ट्रेवलर्स जब लोग इधर उधर गए तो अच्छा, ट्रेवल कौन कर सकता था? इंटरनेशनल ट्रेवल वही लोग कर सकते थे जिनको 2 डोजेज वैक्सीन की लगी हुई हो। अब जिन लोगों को 2 डोजेज लगी हुई थी और उन्होंने आके दूसरी कंट्रीज में ओमिक्रॉन के वेरिएंट को फैलाया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारी मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं चूक रही है। और हम इस बात को, आप लाख डिफेंड कर लीजिए, बट लोगों के सामने जब ये जाता है कि भाई कितने डॉक्टर्स, देखिए आप, अगर आप डॉक्टर, जो हमारे हार्ट के डॉक्टर थे जो बेचारे सेकेंड वेव में जिनका इंतकाल हो गया, उनको भी 2 डोजेज लगी थी, और कितने ही डॉक्टर मैं जानता हूं पर्सनली जिनको 2 डोजेज लगी हुई थी और उसके बाद भी वो कोविड से शिकस्त खा के उन्होंने मतलब उनकी जिंदगी अपनी खो बैठे। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज तो जाता है, बट स्टिल हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप वैक्सीन लगाते रहिए। और मैं समझता हूँ कि ज्यादातर हमारा मास ये कन्विंस्ड है, तभी आप देखें कि हमारे वैक्सीन की एक्सेप्टेंस अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ रिजेक्शन रेट या आप कहिए कि जो रिपल्शन रेट है कि वैक्सीन नहीं लगाने वालों की तादाद बहुत कम है। धीरे धीरे हमारी जो एजेंसीज है वो पहुंच रही हैं और लोग लगवा भी रहे हैं। बट आपकी बात बिल्कुल डॉक्टर मोहसिन वली, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? डबल डोज लगने के बावजूद सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्हें फिर से वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, ये क्या बता रहा है? जो हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर भी लगा है, बूस्टर लगने यानी कि 3rd डोज लगने के बाद भी डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए हैं। मैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब का इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। जी, कैसे कन्विंस करेंगे आप आवाम को? इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला तो वैक्सीन न तो कोरोना का इलाज है, न वैक्सीन कोरोना से रोकने की गारंटी देता है। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी देता है और कोरोना के हमले की शिद्दत को कम करता है, आईसीयू में जाने को कम करता है, डेथ रेट को कम करता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम करता है। और ये हम बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं। जो इन्फेक्शंस वैक्सीन के बाद होते हैं उन लोगों को होते हैं जिनको वैक्सीन की 2 डोजेज लग चुकी है, उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। और ये अच्छी खासी तादाद में देखने में आए थे, लेकिन उसके बाद जब ओमिक्रॉन आ गया तो इस पर जो काम होना चाहिए था इंडिया में वो शायद नहीं हो पाया है। हमारे डॉक्टर संजय राय ने ये मुद्दा बहुत शिद्दत के साथ रिसर्च का टॉपिक मजमून बनाया था। दूसरा इसका जवाब ये है कि वैक्सीन जो है उन लोगों को जिनको लगता है उनको शिद्दत जो है हमले की वो कम होती है। तीसरा इसका एक मसले का हल ये है कि हम यूनिवर्सल वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो होलिस्टिक कोरोना के पूरे आजा का वैक्सीन होगा, पूरे वायरस का होल वायरस वैक्सीन होगा। जैसा वैक्सीन हमने इसमें भी बनाया है जो कोवैक्सीन है हमारा, और वो होल वायरॉन वैक्सीन है।
इसके अलावा वैक्सीन से कभी भी ये नहीं कहा गया है कि 100% बचाव होगा। तो कुछ ना कुछ तो वैक्सीन के बाद रह जाएगा। और अब जब से बूस्टर डोज होने की बात हो रही है तो हमको ये भी पता चल गया है कि इसमें बूस्टर भी रिक्वायर्ड है। इसकी इम्यूनिटी जो है कुछ दिनों बाद कम हो जाएगी। अभी फौजी साहब ने ये कहा है, जो मैं जिसका जिक्र फर्स्ट सेगमेंट में किया था, कि ये लंबे अरसे तक रहेगा और हमको शायद सालाना बूस्टर की भी प्लानिंग करनी पड़े। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने अभी अगर वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज नहीं लिया होगा, तो क्या वो बूस्टर डोज ले सकते हैं? नहीं, वो तो अभी टीका लगवाए ना अपना, पहला और दूसरा। बूस्टर तो वही होगा ना उनका, जो पहला लगेगा उसके बाद दूसरे के बाद बूस्टर होगा। ठीक है, पहला वाला अब मैं आऊंगा जरा सुफियान निजामी साहब के पास। सुफियान निजामी साहब, मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था, क्योंकि आप समाज के अलग अलग, जरा माजरत के साथ, अलग अलग तबके और लोग, आप लोगों से मिलते हैं, कई तरह के मसाइल का जिक्र आप लोगों से करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस किस तरह के खदशात और किस किस तरह के सवालात का सामना आप लोगों से मतलब आपको करना पड़ता है, और ऐसे कोई सवाल अगर हो तो आप बेशक यहां रखें ताकि हम अपने माहिरीन से उसका जवाब ले सकें। सुफियान निजामी साहब, टीके के हवाले से। देखिए विशाल भाई, असल में आपको पता है कि जब कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो हमारे हिंदुस्तान ही में बाज मजहबी इदारों के जरिए से उस पर शक का एक सवालिया निशान पैदा किया गया था। और ये एक मुसलमान की हैसियत से और एक शहरी की हैसियत से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसकी वजाहत भी कर दी जाए। तो उस सिलसिले में जाहिर है कि वजाहत भी हुई कि किस तरह के सवाल कोई चीज आ रहे थे। नहीं, ये आपने देखा था कि मुंबई से एक सवाल किया गया था कि उसमें एक फला जानवर की चर्बी मिली हुई है जिसकी वजह से उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो उस पर हालांकि हमारे माहिरीन ने उसकी वजाहत भी करी कि इसमें कोई इस तरीके की चीज नहीं है। दूसरी चीज ये थी कि जो समाज में जो व्हाट्सएप के जरिए से हमारे कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि फला साहब ने जब सेकेंड डोज लगवाई और फर्स्ट डोज लगवाई, उसके बाद सेकेंड डोज लगवाई तो उनका इंतकाल हो गया। इस तरीके का, अब जैसे अभी आपने अर्ज किया कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगवाई, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आम लोगों में जाहिर है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है, वो उनके जहनों में आता है। इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि मजहबी इदारों में मजहबी तौर पर जब इस सिलसिले में एक गलतफहमी पैदा की गई लोगों में, तो हमारे यहाँ से दारुल फिरंगी महल ईदगाह से उसको वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर इस बात की वजाहत की गई थी कि नहीं, मजहबी तौर पर और एक मुसलमान की हैसियत से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप उससे अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ ना करें। इस तरीके के बहुत से सवालात हैं जो जहनों में लोगों के रहते हैं कि मजहब क्या इसकी इजाजत देता है, नहीं देता है, या जो लोग बीमार हैं, जो लोग शुगर के मरीज हैं। एक सवाल आमतौर पर हम लोग के जहन में आता है कि किसी की अगर लाइफ सेविंग दवाएं चल रही हैं और वो शुगर का मरीज है और वो डायलिसिस पर है तो उसको लगना है, प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो उसको लगना है कि नहीं लगना है। ये तमाम सवालात अभी भी लोगों के जहनों में हैं। और जो अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि ये तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि पहले एक अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाए, लोगों को जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए हैं इन्होंने, वहां पर एक इस तरीके का कम्युनिकेशन का भी एक डेस्क रखी जाए जहां पर लोग अपने सवालात के जवाबात वहां से हासिल कर सकें। जो गलत फहमियां हैं वहां से उनको ये पता मतलब मालूम हो जाए कि साहब किसी भी मर्ज में वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो गलत फहमियां हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालात आ चुके हैं, मैं जरा बारी बारी से जवाब लूंगा चूंकि वक्त कम रह गया। डॉक्टर मिर्जा वकार, एक सवाल पहला, क्या कोरोना का डोज लेने से कोविड या कोविशील्ड जो भी हम लें, पहले दूसरे या फिर अब बूस्टर, इससे कोई मेजर साइड इफेक्ट है जिससे किसी को अंदेशा हो कि पता नहीं हमारे आने वाले नस्लों का मामला क्या पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसको मैं टोटली डिनाई करता हूं। ये मिसकम्युनिकेशन किया गया था कि इस वैक्सीन को लेने से हो सकता है आदमी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंसी हो जाएगी और उसमें रिप्रोडक्टिव पावर कम हो जाएगी, बट इसको मैं टोटली डिनाई करता हूं। इस तरह की कोई चीज नहीं है, साइंटिफिकली मतलब ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया है। और अभी तक करोड़ों लोग इस वैक्सीन को ले चुके हैं, 2 डोजेज ले चुके हैं और माशाल्लाह से सब लोग हेल्दी हैं। मैं खुद 2 डोजेज लेके बैठा हुआ हूं और सबको मैं ये अपील करूंगा आपके इस चैनल के जरिए से कि भाई प्लीज आप लोग वैक्सीन लगाइए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, आपके बचाव के लिए है और इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि लोगों को कन्विंस करने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये
आपके भले के लिए है और आप लेंगे डॉक्टर तो मोहसिन आपकी वली, generations क्या का भला ये होगा। हम समझ सकते हैं कि तीसरी लहर जी। में केसेस फिर से 3,17,000 आ गए, लेकिन जो अमवात की शरह है वो कम है? क्या ये इसलिए है कि ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं? ये एक पॉजिटिव पहलू हो सकता है, वक्त कम है। डॉक्टर मोहसिन वली, बस पॉजिटिव पहलू यही है कि हमें बेहतियाती नहीं करनी है और खुशफहमी में नहीं पड़ना है। बहुत चीज की मुकद्दर है वो आ रही है, लेकिन इसमें कोरोना का नया वेरिएंट कब आ जाए और ये कोरोना कितना ज्यादा तेजी से फैल रहा है सबको पता है। तो जो आंकड़े हैं इससे ज्यादा ही कोरोना है समाज में। ये इस वक्त आखिरी मैसेज मेरा यही है कि मास्क लगाएं और बगैर जरूरत घर से ना निकलें, और टीका जिसको नहीं लगा है वो लगवा लें। टीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये साइड इफेक्ट है कि उससे आपको इम्यूनिटी हो जाएगी बॉडी में चलिए, कोरोना के बहुत खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप यही पता तमाम है। मेहमानों का इस खास मौजू पर न्यूज़ 18 उर्दू में अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। ज़रूरत इसी बात की है कि एहतियात बरतते रहना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जहां तक हो सके भीड़ भाड़ से बचते हुए जो भी एहतियात बताए गए हैं उन्हें अमल में लाना है। जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ। अल्लाह हाफ़िज़।